और हरिद्वार में अगले साल महाकुंभ का आयोजन होना है। इसी पर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। हिंदू संस्कृति और धर्म का ध्वजवाहक कुंभ बहुत जल्द आने वाला है। समय जैसे जैसे बीत रहा है तो कुंभ की जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो थोड़ी कम होती जा रही है। और मैं इस समय हूँ मेला मजिस्ट्रेट के पास। मेला अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार भी रहे हैं, तो उनके अनुभवों का एक व्यापक दायरा है। उनसे पूछते हैं कि कुंभ के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की है, क्या अब तक कर चुके हैं और किस तरह की कोई विशेष बात होगी। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा परिवार में। थैंक यू अजीत जी। तो पहले तो बात करेंगे जो विकास कार्य हैं, अवस्थापना के कार्य हैं, उसमें मेरे ख्याल से दो कैटेगरी हैं, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी वाली। तो आप प्लीज़ दोनों के बारे में बताइए थोड़ा, क्या लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आप हैं, कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया? बिल्कुल अजीत जी, आपने ठीक कहा। कुंभ के हम कामों को मोटे तौर में परमानेंट टेम्परेरी में बांटते हैं। जो परमानेंट वर्क्स हैं इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि 50 काम हैं जो ऑन ग्राउंड अभी चल रहे हैं। इनको आप रनिंग वर्क कह सकते हैं। और इनकी कैटेगरी अगर आप बात करें तो इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। एक तो इसमें वो काम है जिनमें घाटों का विस्तार हो रहा है, उनको हम एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि और श्रद्धालुगण वहाँ पे स्नान कर सकें। दूसरी कैटेगरी हमारी ब्रिजेस की है, क्योंकि हर बार बहुत से टेम्प्रेरी ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं कुंभ में हमको, जिसमें कि हर बार खर्चा भी होता है। और इनको अगर हम बना दें इस बार तो परमानेंटली एक कम्युनिकेशन हरिद्वार को मिल जाएगा, ट्रैफिक के लिहाज से भी और क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी। ये 7 ब्रिजेस हैं जो कि गतिमान हैं इनमें वर्क। और तीसरी कैटेगरी हमारी रोड्स की है। इसमें सबसे अहम जो काम है वो आपके कांवड़ पट्टी की वाइडनिंग का है, जो कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी बॉर्डर है यूपी का वहाँ तक जाएगी, उस पर काम चल रहा है। चीला रोड का है, सिडकुल भादराबाद मार्ग है। तो ये सारे काम मैं आपको बताऊँ तो सारे के सारे वर्क्स कोई 65%, कोई 70%, 75% कंप्लीशन पे हैं। और इनकी जो समय सीमा है मैंने अपनी तरफ से दिसंबर 15 रखी हुई है। और इसको मेरा पूरा विश्वास है हम समय पे इसको कर लेंगे। टेम्परेरी काम जो है उसके बारे में थोड़ा एक बार बताइए कि वो कुछ होने हैं, क्या है, उसकी क्या नीति आपने बनाई? टेम्परेरी कामों में जो हमारी प्लानिंग का तरीका, आप जानते हैं कि इस वक्त कोविड का प्रकोप तो है ही, पैंडेमिक वर्तमान में है। तो इसको देखते हुए हमने जो प्लानिंग की है इसके हमने 2 आधार रखे हैं। पहला आधार तो ये रखा है कि जो हमारा कुंभ मेला क्षेत्र है इसके जो 23 सेक्टर हैं जहाँ पे कि स्नान होता है, जिसमें कि परमानेंट घाट्स हैं, तो उसमें जो इन घाटों की कैरिंग कैपेसिटी है और कोविड के दृष्टिगत जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, वो रखनी है। उसको देखते हुए और साथ ही साथ जो पूरा हमारा सर्कुलेशन एरिया है उसमें कंफर्टेबली कितने लोग आ सकते हैं, इसको देखते हुए हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें चाहे आप इसमें लोग कम आते हैं चाहे ज़्यादा आते हैं, इसमें जो नॉर्म्स हमारे टॉयलेट के होते हैं या साफ़ सफाई के नॉर्म्स होते हैं या सिक्योरिटी के नॉर्म्स होते हैं, उनका पालन तो करना ही करना है। तो उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग हमारी हो रही है। उसी के आधार पे डीपीआरस भी बन रही हैं और उसी के आधार पे जो हमारी आरएफपीज़ हैं वो भी बन रही हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक तरह से डिसाइड किया है कि फरवरी में एक फाइनल कॉल लिया जाएगा, क्योंकि तब तक हो सकता है पैंडेमिक को लेके और क्लैरिटी आ जाए, क्या इसका स्टेटस क्या है। तो हम उस ग्राउंड प्लान को तुरंत इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसमें कोई चेंज करना है तो भी उसके लिए हमारे पास वक्त होगा। एक तीसरी कैटेगरी होती है जो हमारे ब्यूटिफिकेशन वर्क्स, सौंदर्य के कार्य हैं। इसमें चाहे साइनेजेस हैं, फसाड लाइटिंग है, सिटी की पेंटिंग हो, हमारे चौराहों का सौंदर्यकरण हो, ये अपनी जगह सभी समय पे होंगे। ये भले ही वैसे परमानेंट उस सेंस में ना हो, लेकिन इनको हम करा रहे हैं और समय पे कराएंगे। अभी चूँकि एक पेंडेमिक है, पूरे विश्व में एक बीमारी फैली हुई है, तो जैसे श्रद्धालु आएंगे तो कोविड-19 की जो नॉर्म्स हैं तो उनको फॉलो करने के लिए आपने किस तरह की क्या व्यवस्था की है? कोई भी लोग आएँ तो एक फासला जो ज़रूरी है तो उसके लिए क्या? और देखिए अजीत जी, इसमें आप जानते हैं कि कुंभ में वैसे तो कई एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटीज़ जो पारंपरिक रूप से होती हैं, एक तो हमारी पेशवाईज़ है। इसमें पेशवाई का आगमन होता है। हमारे जो सम्मानित अखाड़े हैं उनकी अलग अलग डेट्स हैं, तो उसमें तो हमारी बातचीत अखाड़ों से हो रही है। उन्होंने पूरा कोऑपरेशन करने का हमें भरोसा भी दिलाया है कि प्रशासन जैसा करेगा उन नॉर्म्स का पालन करते हुए हम लोग करेंगे। और जो सेकंड सबसे बड़ी एक्टिविटी आप जानते हैं कि वो स्नान की एक्टिविटी है। इसमें 4 शाही स्नान है। पहला शाही स्नान हमारा शिवरात्रि का 12 मार्च को होगा। तो इसमें जो हमने कैलकुलेट किया है, जो मिनिमम डिस्टेंस हमको 1.88 मीटर्स का हम मान के चल रहे हैं 2 श्रद्धालुओं के बीच होना चाहिए। इसमें पुलिस का भी बड़ा अहम रोल होगा कि हम किस प्रकार से अपनी बैरिकेडिंग्स बनाते हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट करते हैं और किस तरह से हम आईटी का प्रयोग भी करते हैं। और सेकेंडली ये भी बहुत ज़रूरी है कि
ये बात तो तय है कि सब के सब तो कुंभ में नहीं आ सकते। बहुत से हमारे लोग होंगे जो विदेशों में हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे होंगे। तो वर्चुअली भी हमारा इस बार प्रयास है कि हम कुंभ को, जो वर्चुअल प्रोजेक्शन है इसका, जो वर्चुअल पहुंच है आईटी के माध्यम से, उसको हम बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे जो होने वाली जो ब्लिस है, जो फीलिंग है कुंभ की, सब लोग उस ब्लिस को ले सकें। जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, आपने सवाल से पहले जवाब दे दिया। तो ये वर्चुअल जो आप कुंभ करा रहे हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए हैं जो इस बीमारी की वजह से, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से या अन्य कारणों से नहीं आ सकते। तो इसका जो आपने अभी अपने मस्तिष्क में जो भी खाका खींचा होगा, तो वो किस तरह का होगा, क्या उसमें करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार इसको विस्तार से बताइए, ताकि दर्शकों को भी क्लियर हो कि एक वर्चुअल कुंभ भी होगा साथ साथ, जिसके हम अपने घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। अजीत जी, इसमें जो हमारी प्लानिंग है, इसमें हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका उपयोग तो हम करेंगे ही। जितने हमारे मीडिया के पोर्टल्स हैं, इसके अलावा हमारे चैनल्स हैं, हमारी जो 3D प्रोजेक्शन थीम्स हैं, अखाड़ों की विजिट्स हों, हरिद्वार के अन्य दर्शनीय स्थल हों, इसके अलावा जो मेन स्नान हो, अखाड़ा दर्शन हो, इन सब की थीम पे एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड हम लोग इनको स्ट्रीम भी करेंगे लाइव, अलग अलग मीडियम्स पे। क्योंकि आप जानते हैं कि हरिद्वार को अगर हम ये मान लें कि सब लोग भी यहाँ पे ले लें पूरी कैपेसिटी के हिसाब से, बिना कोविड के भी, तो लास्ट टाइम हमारी जो कैपेसिटी पूरी भरी हुई थी, तो 1.62 करोड़ लोग हरिद्वार में थे। दीपक जी, चूंकि जब सामान्य परिस्थितियां होती हैं तब भी कुंभ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सही बात है। अब असामान्य परिस्थितियां हैं कोविड की वजह से, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को आप किस तरह से ले रहे हैं? अभी जैसा आपने थोड़ा बहुत तो बताया है कि कोविड के जो मानक होंगे उनको फॉलो किया जाएगा, तो इस चुनौती को जब आप महसूस करते होंगे तैयारियों के वक्त, तो आपके जहन में क्या चीज़ें रहती होंगी और किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? मेरे जहन में सबसे पहले तो यही रहता है कि जो मेरी प्लानिंग है, ये क्योंकि डायनामिक है और परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, तो पहली बात तो ये फिक्स्ड नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इसको लगातार अपडेटेड रखना है, स्थिति को अद्यतन रखना है। सेकेंडली, मुझे ये भी कई बार लगता है कि कई बार जो हम प्लान बना के चलते हैं कि साहब ये मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। इसलिए प्लान बी की भी हमेशा एक आवश्यकता होती है, प्लान बी रहना चाहिए मौके पे। इसीलिए हम लोग इस बार ये ऐसे स्पेसेस अपने मेले में रख रहे हैं, ऐसी पार्किंग्स भी रख रहे हैं, ऐसे फ्री सर्कुलेशन स्पेसेस रख रहे हैं कि बाय द वे ऑन अ गिवन डे ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित कोई मूवमेंट हो सकता है या हो रहा है, या फिर कहीं पे और देर कुछ श्रद्धालु गणों को रोकना है, कहीं ज़्यादा समय लग गया है, तो उस प्लान बी को भी हम एक्टिवेटेड रखें। दीपक जी, जैसे आपने पिछले 6 महीने में बहुत बड़े पर्व देखे होंगे, जैसे 4 धाम यात्रा हैं, तमाम त्यौहार स्थगित हो गए, कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई। तो अभी तो चूँकि धीरे धीरे अभी समय बहुत है, तो चीज़ें मुझे लगता है कि सुधरेंगी। लेकिन अगर परिस्थितियाँ बहुत जटिल बनी रही, तो यहाँ श्रद्धालुओं के आने का भी कोई अलग से मानक बनाया जाएगा कि कितने लोग एक दिन में आएंगे, वो कैसे आएंगे, क्या उनका रजिस्ट्रेशन होगा? इसमें अजीत जी, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन या फिर आपका जो मेडिकल टेस्ट है, इस तरह की चीज़ें अभी तो क्लैरिटी हमारी है नहीं, क्योंकि इस पे फेब में निर्णय लेना है कि कैसे होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर कोविड नहीं भी होता है और एक सिस्टमेटिक तरीका हम आने जाने का बनाएं, तो हमारा इसमें फ़ायदा है। ये तो खैर असामान्य परिस्थितियाँ जहाँ पे एक पैंडमिक है, तो उसको आप रजिस्ट्रेशन कह लें या किसी और तरीके का सर्टिफिकेशन कह लें, एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म तो हमको बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इसको ये नहीं कह सकते कि फ्री फॉर ऑल में तो फिर हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहेगा और वो पब्लिक के लिए भी कोई बहुत हेल्पफुल चीज़ नहीं है। तो रेगुलेशन मैकेनिज्म प्लेस में रहेगा। वो किस तरह का रेगुलेशन होगा, मुझे लगता है इस पर अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा बात करना, लेकिन फेब में ये और क्लैरिटी इस पर आ जाएगी। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे मेला मजिस्ट्रेट दीपक रावत जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं। और मेरा खुद का भी मानना है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे कि चुनौतियाँ आती ज़रूर हैं, लेकिन अवसर भी साथ लेकर आती हैं। तो मुझे लगता है ये अवसर भी होगा और एक अच्छा कुंभ होने जा रहा है, उसमें भले ही श्रद्धालु कम ही हो। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से अजीत सिंह राठी। और लखनऊ में पीएसपीएल के कार्यकर्ता